नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिस पर आज हम बात करेंगे स्कूलों के युक्ति युक्तकरण पर हो रहे हंगामे की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को स्कूलों की युक्ति युक्तकरण, अतिथि शिक्षकों की भर्ती, वेतन और नियमितीकरण के मुद्दे पर सदन में जोरदार बहस देखने को मिली। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी घेरा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल सत्ता पक्ष के विधायक सुनील सोनी, राजेश मूढ़त और रोहित साहू ने स्कूलों के युक्ति युक्तकरण को लेकर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। राजेश मूढ़त ने कहा, युक्ति युक्तकरण के बाद कई स्कूलों की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें स्वयं स्कूलों में दरी तक उपलब्ध कराना पड़ी, लेकिन शिकायत के बावजूद अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे। इस पर शिक्षा मंत्री ने जांच कराने का आश्वासन दिया। आसंदी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए 30 मार्च तक सभी स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अब इस मुद्दे को लेकर सदन में घमासान देखने मिला, लेकिन आगे स्कूलों में व्यवस्था का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन देखते हैं पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र में एक के बाद एक अलग अलग मुद्दों में सत्ता पक्ष के विधायक अपनी ही सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। मुद्दा कोई भी उठाए, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक आक्रामक नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि सत्ता पक्ष के विधायक जवाब नहीं मिलने से नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी से विधायक सुनील सोनी ने स्कूलों के युक्ति युक्तकरण और जर्जर भवन का मुद्दा उठाया और उसकी प्रक्रिया की जानकारी मांगी। यहाँ तक तो ठीक था। सोनी के सवाल पर अजय चंद्राकर और राजेश मूढ़त ने भी तीखे सवाल किए। विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया कि अभी भी कई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने पर विचार कर रही है, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। तो वहीं राजेश मूढ़त ने युक्ति युक्तकरण के बाद कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव की बात कही। उन्होंने विशेष रूप से राजधानी रायपुर के स्कूलों का जिक्र करते हुए कहा कि कई जगह छात्रों के बैठने तक की समुचित व्यवस्था नहीं है। तीनों एक ही जगह लग रहे हैं, उसके लिए पूरी बिल्डिंग की व्यवस्था कर दी। लेकिन जब वो इतना बड़ा सेटअप हमने वहाँ दिया तो राजधानी के अंदर स्कूल की ये स्थिति देखने को भी मिली कि मैंने स्वयं जाकर के स्कूल को एक बार नहीं 3 बार देखा। जब मैं आखिरी बार गया तो मिडिल स्कूल के अंदर बच्चों की स्थिति देखने के बाद में मैंने वहाँ के डीओ को, कलेक्टर को कहा कि इन बच्चों के लिए बैठने के लिए टाट पट्टी तक की व्यवस्था नहीं है। अब जब अपनी ही पार्टी के विधायक आक्रामक होंगे तो विपक्ष का हमलावर होते हुए चुटकी लेना लाजमी है। बीजेपी विधायकों के तेवर देखकर सरकार को कांग्रेस ने भी निशाने पर लिया। युक्ति युक्तकरण में 33,000 भर्ती की बात की है ये सरकार, और एक शिक्षक की भर्ती नहीं बल्कि और युक्तिकरण करके और शिक्षकों को बचा डाले। मतलब ये है कि ये सरकार इसमें भी कोई कार्य नहीं करना चाहती, बेरोजगारों को रोजगार देना नहीं चाहती। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया, प्रदेश में 10,583 स्कूलों का युक्ति युक्तकरण हुआ है। युक्ति युक्तकरण के बाद कुछ स्कूल बंद हुए हैं और करीब 166 स्कूलों के संबंध में नई योजना बनाई जा रही है। इन परिसंपत्तियों का उपयोग अन्य शासकीय कार्यों में किया जाएगा। मूढ़त के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रायपुर में 390 स्कूलों का युक्ति युक्तकरण किया गया है और 4 स्कूल वर्तमान में खाली हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि 30 मार्च से पहले आवश्यक कार्य सुनिश्चित कर लिए जाएंगे। जो युक्ति युक्तकरण हुआ, हमने लगभग 10,538 सालों का युक्ति युक्तकरण किया, जिसमें 10,372 जो स्कूल हैं एक ही परिसर में मर्ज किए गए। उसमें मात्र 166 स्कूल ही ऐसे हैं जिसको बिल्डिंग अभी हम उसका उपयोग नहीं ले पाए हैं। अब चूंकि अब नए सत्र से हम उसमें प्लान करेंगे कि नए स्कूल दे सकते हैं, प्राथमिक शाला के लिए नए कर सकते हैं, स्मार्ट क्लास बना सकते हैं या बालवाड़ी हम वहाँ चालू कर सकते हैं। तो जहाँ उपयोगिता और दूरियों को देख के जहाँ जो उपयुक्त होगा, उन वो सारे जो खाली हमारे 166 भवन है उसका हम उपयोग में लेंगे।
कुल मिलाकर शिक्षा व्यवस्था में युक्ति युक्तकरण के मुद्दे को लेकर सदन का माहौल गरमाया रहा। जहां एक और विधायकों ने जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए सरकार को घेरा, वहीं सरकार ने इसे शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया। वहीं कांग्रेस ने भी इस पर सवाल खड़े किए। ऐसे में देखना ये होगा कि सदन में गरमाया शिक्षा व्यवस्था का यह मुद्दा आगे क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। युक्ति युक्तकरण, शिक्षक भर्ती, वेतन विसंगति और नियमितीकरण को लेकर सदन में गहमा गहमी का माहौल हुआ। लेकिन अचानक से सवाल तब खड़े होने लगे जब सत्ता पक्ष के विधायक ही अपनी सरकार से सवाल करने लगे। तो विपक्ष को तो मौका मिल ही गया सवाल करने का और सत्ता पक्ष को घेरने का। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ कुछ हैं। बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास हमारे साथ हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु जी हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी आपसे ही करेंगे। सदन में जो हंगामा हुआ, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, कभी किसानों को लेकर हंगामा होता है, रायपुर की स्थिति को, अपराध को लेकर हंगामा होता है। आज युक्ति युक्तकरण, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायक ही सवाल खड़े करने लगे। ये एक मैसेज था सत्ता पक्ष की तरफ से कि देखिए, गलत होगा तो गलत के लिए आवाज उठाएंगे, सही होगा तो सही के लिए आवाज उठाएंगे। जिस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायक सवाल करने लगे अपनी ही सरकार से, ऐसे में आप लोग भी सवाल करने लगे, वॉकआउट कर गए, चर्चा भी नहीं हो पाई। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, संतोष जी को नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये जो सरकार है वर्तमान की, सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना सरकार है ऐसा लगता है। क्योंकि किसी भी मामले में ये कोई कदम जब उठाती है तो उसमें इतनी विसंगतियां सामने आती। अभी भी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल उठाया, तो बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, वो समस्याओं को लेकर के सदन में उठाते रहे मुद्दा। लेकिन बात यहाँ पर ये है, जो आज का मुद्दा है युक्ति उपकरण का, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, हमने शुरू में भी इस मुद्दे को उठाया था। जब ये प्रक्रिया लाई गई थी, इसकी बात कही गई थी, तब भी हमने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा भी था कि एक रोड मैप तय होना चाहिए। सीधे सीधे 10,500 के आसपास स्कूल बंद कर देना उचित नहीं होगा। और आखिरकार बात यहीं पे आती है। कई जगहों को बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको दूर जाना पड़ रहा है, अभी तक जाने की व्यवस्था नहीं। अब नए जो भवन में युक्ति उपकरण किया गया है, वो भवनों में ठीक से बैठने की व्यवस्था नहीं, भवन जर्जर पड़े हुए हैं। तो क्यों उनको जबरदस्ती एक ऐसी जगह में भेजा जा रहा है जहां पूरी व्यवस्था नहीं है? तो पहले क्या इस सरकार को ये सुदृढ़ नहीं करना चाहिए था कि व्यवस्था पूरी वहां पर भवन की व्यवस्था कर ली जाए, परिवहन की व्यवस्था कर ली जाए, उसके बाद फिर ये कदम उठाया जाए? इन्होंने हड़बड़ी में, केवल राजस्व बचाने की हड़बड़ी में ये कदम उठाया, लगभग 10,500 स्कूलों को मर्ज करने का काम किया। अब उसके बाद जो समस्याएं उठी, अब उसमें जो खाली भवनों की बात भी कर रहे हैं, उसको लेकर भी अभी तक कोई रोड मैप नहीं है सरकार के पास कि उसके साथ क्या किया जाना है। क्या उसको लाइब्रेरी बनाना है, कि उसको ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, या इस तरीके कुछ चीजें वो सोचे होते पहले से कि जो खाली भवनों के साथ हमें ये करना है। अभी तक वो भी कोई रोड मैप नहीं है। उसके अलावा आप राजेश मुनत जी की बात भी सुन रहा था, तारपत्री तक बैठने के लिए नहीं है, उनको जाके वहां व्यवस्था करानी पड़ रही है। तो ये बेहद शर्मनाक स्थिति है सरकार के साथ। तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और जो विपक्ष भी मुद्दा उठाता है उसको, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। हम इतने समय से, मैंने कहा पहले भी कि जब ये मामला आया था, जब ये युक्ति उपकरण का पूरी प्रक्रिया सामने आई थी, तब से हम इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं थी। आज जब ये चीज हो गई, तब भी इस प्रकार की विसंगतियां सामने आ रही, लगातार दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो आज भी सरकार अगर ये कहेगी कि नहीं सब कुछ ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि 30 मार्च तक का समय है, उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अब 15 दिन में कहाँ से ठीक हो जाएगा? अभी तक निरीक्षण भी नहीं हो पाया है ठीक से, किन भवनों को क्या क्या जरूरत है, पुराने भवनों का निरीक्षण होना है, ये सारा कुछ अभी हो नहीं पाया है। उसके बाद कहते हैं ये 15 दिन के अंदर सब कुछ करके दे देंगे, तो ये भी इनका वादा जो है हवा हवाई लग रहा है। तो ये सरकार कहीं से कहीं तक के जो है सीरियस नहीं लग रही है अपने कामों को लेकर के। सारे काम खाना पूर्ति की तरह होते हैं और उसका कोई रोड मैप आगे चल के उसकी क्या प्रतिसाद उसका हो सकता है, इसका कोई रोड मैप इस सरकार के पास होता नहीं है। तो वही चीज इस मामले के साथ भी देखने में सामने आई है। व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन मर्ज कर दिया गया है, बच्चों को परेशानी हो रही है और शिक्षा व्यवस्था आज और जो है अभिमन्यु जी, होती जा रही है। देखिए, ये विषय तो बड़ा गंभीर है सदन में, क्योंकि शिक्षा का सवाल है और शिक्षा सबसे प्रारंभिक जो स्तंभ होता है बच्चों के लिए, स्कूली शिक्षा होती है। और अगर वहां पर अनियमितताएं हो रही हैं, वहां पर कोई कमी हो रही है, तो इसको लेकर विपक्ष को पुरजोर आवाज उठानी होगी। लेकिन आपके विधायक वॉकआउट कर गए। इस पर चर्चा हो सकती थी। जो आप बोल रहे हैं कि मंत्री जी संतोष पूर्वक जवाब नहीं दे पाए, इसको लेकर भी सवाल जवाब किए जाने चाहिए था। युक्ति युक्तकरण को लेकर
आपके विधायक सदन के बाहर आकर बाइट देती हैं और वो कह रहे हैं कि 33,000 युक्तियुक्तकरण के चलते शिक्षकों की भर्ती की जानी थी, वो भी नहीं हुआ, ऊपर से युक्तियुक्तकरण कर दिया गया, तो वहां पर और स्थितियां बदहाल हो गई, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो वॉकआउट करने की बजाय ये तमाम बड़े सवाल और महत्वपूर्ण सवाल ये सत्ता पक्ष से किए जाने चाहिए थे, आसंदी तक ये सवाल पहुंचने चाहिए थे विपक्ष के। देखिए, मैंने ऋषभ जी उसी बात का जवाब दिया कि जब ये योजना आई थी तब से हम इस बात का विरोध कर रहे हैं, लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है, इनका जो तुगलकी रवैया है, ये विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहते। तो इसके बाद हमारे पास और क्या ऑप्शन बच जाता है वॉकआउट करने के अलावा। अब उसके बाद जो बता रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती के बाद जो हमारी विधायक महोदया जी कह रही थी, वो तो इन्होंने खुद वादा किया था। शिक्षा विभाग में कितने पद रिक्त हैं अभी सबको जानकारी है, और अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने वादा किया था कि आते ही उसको भर्ती करेंगे। नियमितीकरण का भी वादा इन्हीं लोग का था। तो इस प्रकार की चीजें जब इन्होंने वादा करके आए तो उनको पूरा करना चाहिए, और आज जब वो वादे पूरे नहीं कर रहे लेकिन हैं, अभिमन्यु जी, उल्टा सदन स्कोर में कम वॉकआउट करके कर जाना क्या और एक उपाय था? जी, आप खुद बताइए, क्या सदन से वॉकआउट कर जाना ये तो क्या एक क्यों उपाय लागू था? किया गया? देखिए, ये आप लोग आरोप लगाते हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को दबाने की कोशिश करता है। अब जब आप लोगों को मौका मिलता है अपनी बात पहुंचाने, क्योंकि आप लोग जनता के रिप्रेजेंटेटर हैं और आप लोगों को मौका मिलता है, तो ऐसे विषय पर आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। जनता क्या अपेक्षा रखे फिर? देखिए, आज हमने, हमारी पार्टी और विधायकों ने वॉकआउट किया। इस मुद्दे पर लंबे समय से लड़ाई जारी है। मैंने वही कहा कि इतने समय से जब ये लड़ाई जारी है, और ये तो युक्ति उपकरण के तो हम लोग पूर्व से ही खिलाफ में थे कि युक्ति उपकरण की जो है नीति अभी लानी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी परिस्थिति उस प्रकार की है नहीं। आप पहले शिक्षकों की भर्ती कर ले, आप पहले व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ले, उसके बाद युक्ति उपकरण करें। हम तो कभी इस युक्ति उपकरण के पक्ष में कभी रहे ही नहीं। शुरुआत से हमने लगातार विरोध किया, उसके बाद भी ये सरकार जो है विपक्ष की आवाज को दबाने, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये सुनना नहीं चाहती। हम जब बता रहे हैं, तथ्यात्मक बातें बता रहे हैं कि इतने स्कूलों की बात है, यहाँ या ये समस्या आ रही है, तो ये सुनना नहीं चाहते। अब तो इनके स्वयं के विधायक बताने लगे हैं, चलिए हमने वॉकआउट कर दिया, इनके स्वयं के विधायकों ने तो सवाल पूछे ना, उनका भी जवाब तो दे नहीं पा रहे, उसके बाद भी जो अपने मन में आता है वही कर रहे हैं। तो इससे ये सवाल भी मन में आता है कि क्या इस सरकार का होल्ड वाकई में, जो प्रतिनिधि बैठे उनका होल्ड है, या फिर केवल जो है दिल्ली से ये सरकार चलाई जा रही है और यहाँ के जो नेता हैं केवल उनके हाथ के रिमोट कंट्रोल बन के बैठे हुए हैं। एक ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश की आवाज पर, अपने खुद के विधायकों की आवाज पर, विपक्ष की आवाज पर ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो इनकी जो स्थिति है आज की जो सरकार में, तो इनकी चल रही है नहीं चल रही है, बड़ा सवाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अधिकारियों के हिसाब से सरकार चल रही है, और जो दिल्ली से आदेश आता है वो इनके नेता जो है मंत्री करते हैं, उसके अलावा इनका कोई होल्ड है नहीं सरकार। ठीक है संतोष जी, इससे पहले विपक्ष सवाल उठाए, इससे पहले जनता सवाल उठाए, अपने ही मंत्री अपनी सत्ता पर सवाल उठा दें तो ज्यादा किसी को सवाल उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा। यह उद्देश्य था, इसलिए सवाल उठाए आपके ही विधायकों ने। पहले तो स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार है, और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। और देखिए, बहुत ध्यान से मैं अभी मनु जी की बातें सुन रहा था। मुझे कवि दुष्यंत कुमार की एक पंक्तियां याद आ गई कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लिए मैं कहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है, सूरत बदले ना बदले क्या फर्क पड़ता है। देखिए, वास्तव में कांग्रेस जो है हमेशा चर्चा से भागना चाहती है, और हमेशा सदन का बहिर्गमन इन्होंने किया है। इनको केवल हेडलाइंस बनाना है समाचार पत्रों में और न्यूज में, और इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य रहता नहीं है। वास्तव में चाहती सरकार तो, अगर कांग्रेस चाहती तो इस पर चर्चा कर सकती थी। माननीय मंत्री जी ने भी पूरा जवाब दिया। और देखिए, जहां तक हमारे भाजपा के विधायक का प्रश्न है, यही तो देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है। और विधायक अपनी समस्याओं को लेकर सवाल रखते हैं, और उसका सवाल का जवाब माननीय मंत्रीगण देते हैं। यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है, और यही हमारी भाजपा की सरकार की बहुत कम ऐसा है। देखा गया है जब किसी स्टेट में विधानसभा की कार्यवाही चल रही हो और सत्ता पक्ष के ही विधायक अपनी सरकार से सवाल पूछने लगे कि ये क्यों नहीं हुआ और ये कैसे हुआ। ये बहुत कम देखने को मिला है। ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और मैं विपक्ष की बात अलग कर देता हूं। ये जिन विषयों पर आपके ही विधायक सवाल उठा रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय थे। आप लोगों ने वादा किया था 33,000 शिक्षकों की भर्ती का क्या हुआ उस वादे का? युक्तियुक्तकरण को लेकर आप लोगों ने दावा और वादा किया था कि पूरी सहूलियत होगी और बच्चों को जो बेसिक शिक्षा मिलना चाहिए और जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं युक्तियुक्तकरण के जरिए मिलेंगी। क्या हुआ उस वादे का? नियमितीकरण को लेकर आप लोगों ने कहा था, क्या हुआ उस वादे का? वेतन को लेकर आप लोगों ने वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का? नहीं, पहले मैं जो आपने प्रश्न किया उस पर आता हूं, उसके बाद ही जवाब देता हूं मैं आपका। देखिए,
2020 और 2009 के मुताबिक लगभग 10,538 शालाओं का युक्तिकरण किया गया है। ये मंत्री जी ने भी बताया। और 5,936 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षकीय थी और अब वास्तव में लगभग 80% अब उसमें कमी आई है। अब एकल शिक्षक विद्यालय अब नहीं रहा। अब ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है जहां पर युक्तिकरण के माध्यम से जिसको हमने एकल शिक्षक मुक्त ना बनाया हो। तो ये बहुत सारे आंकड़े हैं। और बस्तर की क्षेत्र की मैं बात करूं तो लगभग 16,165 शिक्षक और प्राचार्यों का समायोजन किया गया, जिसमें अतिशय शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों को दूर तो इस बात से ये समझा जाए कि शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी? नहीं, देखिए हमारी आपने बजट देखा होगा, हमारा जो संकल्प का बजट है उसमें लगभग 5,000 नई भर्तियों का माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, हमारी कार्य योजना में शामिल है। और यही नहीं, लगभग 4,000 पदों पर पदोन्नति करने तो ये वाली है भर्तियां सरकार। कब निकालेंगे आप? जब चुनाव के 1 साल बचे होंगे उसके दौरान? नहीं, अभी देखिए 1 महीने पहले ही तो हमारे इसी सत्र में तो बजट आया है और बजट के पश्चात तो भर्ती प्रक्रिया चालू होगी। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कार्य योजना बना करके रखा हुआ है। तो कहीं ना तो बजट की कमी होने देंगे ना ही। और भवन की बात जहां तक आ रही थी कि जर्जर भवन की बात है, तो लगभग सरकार ने कार्य योजना बना करके भवन को लगभग 500 प्राथमिक शालाएं हैं जिसके भवन की स्वीकृति के लिए उन्होंने एक कार्य योजना बनाई है। लगभग 100 पूर्व माध्यमिक शालाएं हैं, 50 हाई स्कूल हैं, 50 हायर सेकेंडरी स्कूल, 105 20 लाख रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। और यही नहीं, बस्तर के ओरछा में अबूझमाड़ आप कल्पना कर सकते हैं, अबूझमाड़ जैसे इलाके में जहां एजुकेशन सिटी बन रहा हो, नारायणपुर, जगरगुंडा, सुकमा जैसे इलाके में एजुकेशन सिटी बन रहा हो, आप कल्पना कर सकते हैं उस नक्सलवाद से प्रभावित बस्तर के क्षेत्र में। तो ये सरकार की पूरी कार्य योजना है। सरकार पूरा रोड मैप लेकर के चल रही है। केवल सरकार ने केवल घोषणा की, ऐसा नहीं। अच्छा, एक बात तो जमीन समझाइए पर संतोष जी, ये बहुत अच्छी बात कही। अगर आप ये जानकारी दे रहे हैं हमारी जनता को, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो अबूझमाड़ का आप जिक्र कर रहे हैं, युक्तिकरण का आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि सत्ता और संगठन जब आपस में तालमेल बैठाता है, तमाम मंत्रियों का आपस में तालमेल होता है, अगर सरकार का कोई रोड मैप है या युक्तिकरण को लेकर या भर्ती को लेकर या वेतन को लेकर कोई रोड मैप है सरकार का, तो वो सरकार का रोड मैप तमाम मंत्रियों को भी पता होगा, तमाम विधायकों को भी पता होगा। फिर क्या वजह हो गई कि आपके विधायकों को सवाल खड़ा करना पड़ गया? फिर क्या ऐसी बात हो गई, क्या ऐसी बात विधायकों को आपके नहीं पता थे कि सदन में उन्हें सवाल खड़ा, विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ी उन्हें? क्या हो गया ऐसा? देखिए, माननीय हमारे राजेश मूणत माननीय विधायक जी ने जो विषय उठाया था, वो किसी स्कूल के निरीक्षण में गए थे, वो उनके इलाके का स्कूल था और वहां पर उन्होंने कुछ कमियां देखी तो निश्चित रूप से उनका दायित्व तो है, वो विधायक है उस क्षेत्र के। यदि कुछ कमी दिखी है तो उन्होंने सदन में रखा उस विषय को। संतोष जी, ये तो उनकी नजर में पड़ गया क्योंकि वो वहां चले गए। ऐसे न जाने कितने स्कूल होंगे जहां फट्टी तक नहीं है, जहां टाट तक नहीं है। प्रतिनिधि का तो काम ही है। आप ये नहीं कह सकते कि सत्ता पक्ष के आप विधायक या सांसद हैं तो आपको घर बैठ जाना चाहिए क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल जाना चाहिए, कुछ कमी हो तो बिल्कुल उसका ध्यान आकृष्ट मैं कराना ये नहीं चाहिए। कह रहा संतोष जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस स्कूल में गए थे मूणत जी, वो तो नजर पड़ गई उनकी, और जिन स्कूलों में नहीं गए उनकी तो आंकड़े ही नहीं है, उनकी तो स्थिति ही नहीं पता। वरना मुझसे ज्यादा गुस्से में, अभिमन्यु जी से ज्यादा गुस्से में मूणत जी होते कि ये क्या हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और आप इसको उस तरीके से ही देखिए। आप ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष का विधायक है तो उनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, या उनको जवाब, जो प्रश्न पूछ रहे उसका जवाब मंत्री जी नहीं दे सकते। और ये नहीं, देखिए आप इसको विपक्ष से मत तोलिए। देखिए विपक्ष तो भाग रहा है, विपक्ष तो चर्चा ही नहीं चाहता। ये काम विपक्ष का है, सवाल पूछने का काम विपक्ष का है, और आपके विधायक पूछ रहे हैं तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे फिर आपके विधायक। नहीं, विधानसभा की देखिए प्रक्रिया है, सारे विधायक सवाल उठाते भी हैं और सवाल लगाते भी हैं। 1 महीना पहले जब विधानसभा सत्र शुरू होता है उससे पहले ही सारे विधायकों को सवाल आते हैं। इसमें सत्ता पक्ष के विधायक होते हैं और विपक्ष के भी होते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। देखिए, आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो लोग सत्ता पक्ष के विधायक हैं केवल मौन हो जाएंगे या शांत रहें, बिल्कुल नहीं। अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना उनका दायित्व है, उठाना चाहिए। यही लोकतंत्र है और इसमें हर किसी को स्वतंत्रता है अपना प्रश्न उठाने की, और उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है। और आगे क्या विधायक अपना दायित्व पूरा नहीं निभा पा रहा है, शायद इसलिए आप लोगों को सवाल उठाने पड़ रहे हैं, ये समझे संतोष जी? क्योंकि जब भी देखा है विपक्ष तो वॉकआउट कर जाता है। इससे पहले किसानों का मुद्दा जब गरमाया था सदन में, तब भी विपक्ष वॉकआउट कर गया था। आज युक्तिकरण पे विपक्ष वॉकआउट कर गया।
देखिए विपक्ष जो है ये लगभग 1.5 महीने का जो विधानसभा चल रहा है और इसमें तो विपक्ष ने तो केवल बहिर्गमन ही किया है, केवल स्थगन नहीं लाया है। विपक्ष ने चर्चा किया कहाँ है? आप जरा मनु जी यहाँ पर पूछिए कितने दिन उन्होंने किस किस विषय में डिबेट किया भाई, किस किस विषय में चर्चा, प्रश्नकाल यदि छोड़ दें आप तो उसके अलावा क्या आपने चर्चा की है बता दीजिए। सरकार के किस प्रस्ताव पर चर्चा की है? मंत्रण का विषय है और भी पूर्ण विषय है जिस पर विधेयक भी संसद में पेश हुआ है। तो आपने चर्चा कहाँ की है, किस विषय पर चर्चा की? आप तो हमेशा भागना चाहते हैं चर्चा से। तो कुल मिलाकर के अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सवाल नहीं आएंगे। अगर सत्ता पक्ष के किसी विधायक ने अपने क्षेत्र का कोई सवाल पूछ लिया तो आपकी बात से समझें कि विपक्ष की भूमिका कमजोर है, विपक्ष सवाल नहीं कर पा रहा, विपक्ष चर्चा नहीं कर पा रहा। आपकी बात से ये समझें। नहीं, देखिए मैं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है और मैं ऐसा नहीं कहूंगा। बिल्कुल मनु जी यहाँ पर सामने डिबेट में बैठे भी हैं तो मैं चाहता हूं कि मजबूती से विपक्ष भी अपना काम करे और प्रश्न भी पूछे और मजबूती से काम करे। मतलब अभी मजबूती से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मजबूती से काम करे, यही आप कह रहे हैं संतोष जी। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी का मैं रुख करता हूँ। लास्ट कमेंट अभिमन्यु जी, आप लोग भूमिका नहीं निभा रहे हैं और आप लोगों की भूमिका सत्ता पक्ष के विधायकों को निभानी पड़ रही है, इसलिए वो सरकार से सवाल कर दे रहे हैं। ना आप लोग सवाल कर पा रहे हैं, ना आप लोग चर्चा कर पा रहे हैं, सिर्फ वॉकआउट कर पा रहे हैं। देखिए पूरी स्थिति परिस्थिति तो इसी डिबेट में संतोष जी ने क्लियर कर दी। देखिए उन्होंने बातें बहुत अच्छी करी लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मुझे भी इस डिबेट से बहिर्गमन करने का मन कर गया कि जब जवाब तो मुझे मिल ही नहीं रहा है और मैं जबरदस्ती की कहानी सुन रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अबूझमाड़ में ये हुआ। तो अबूझमाड़ के याद आया 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, अबूझमाड़ का राजस्व सर्वे ये लोग नहीं करा पाए थे जो हमने पहली बार कराया। आपने वहां शिक्षा व्यवस्था की, बहुत अच्छी बात है, आपका साधुवाद। अब उसके अलावा देखिए आपने भी सवाल पूछा कि आपके विधायक जो सवाल पूछ रहे हैं, तो बात यहाँ पे ये नहीं थी कि राजेश मुराद जी सवाल पूछ रहे हैं उनको पूछना चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी। वहां पर संतोष जी ने बड़े चालाकी से बात को उस तरफ ले गए। यहाँ पर सवाल ये था कि रायपुर में स्कूल में बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी, दरी उनको देनी पड़ी और उस शाला में और युक्तियुक्तकरण करके आपने और छात्रों को ठूस दिया। तो ये मूल सवाल ये था जिससे आराम से बच के निकल गए संतोष जाट जी। तो बात यही है, आपने फिर से पूछा कि ऐसे और कितने स्कूल होंगे जिन पर नजर नहीं पड़ी होगी। तो यहाँ पर इससे सीधा सीधा ये स्पष्ट हो जाता है और सरकार एक्सपोज हो जाती है कि आपने बिना तैयारी के ऐसे भवनों में जहां पूर्व के छात्रों की भी बैठने की व्यवस्था नहीं है वहां अपने युक्तियुक्तकरण के माध्यम से और छात्र ठूस दिए। अब उसके बाद वहां पर शिक्षकों की कमी, अब एकल शिक्षक वाली कोई मामला नहीं है कहते हैं। तो अभी जहां पर शिक्षकों की कमी हो रही है, जो पुरानी शालाएं थी जिसमें युक्तियुक्तकरण कर दिया गया है, उसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? यहाँ मंत्री नहीं बता पाए कि हम जो पुराने जर्जर भवनों का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसकी कार्य योजना बनाई जाएगी, उसका निरीक्षण करेंगे, ये सारी बातें बताई। उसके बाद कहेंगे कि 30 तारीख तक बता देंगे। 30 तारीख की डेडलाइन भी दे दी आसंदी जी ने कि भाई 30 तारीख तक आप लोग बता देंगे क्या करेंगे, और उन्होंने अभी तक आश्वासन दे भी दिया। तो केवल आश्वासन के भरोसे जो है सरकार चल रही है, या तो आरोप प्रत्यारोप करेंगे या तो आश्वासन देंगे, और जहां पकड़े जाएंगे वहां कार्रवाई कदम भरेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होती है कि किस प्रकार से यहाँ आरोपियों को बचा लेते हैं, हम तो देख ही रहे हैं सब मामलों में। चाहे अफीम मामला हो, किस प्रकार से आरोपी को बचाया जा रहा है, चाहे किसी भी तरह का मामला हो, बड़े बड़े मामले हुए, राजनांदगांव में हमारे बियर घोटाले का मामला हुआ, उसमें भी किस प्रकार से बड़े आरोपियों को बचाया गया, सब देख रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी, अभी जहां से डिबेट की शुरुआत हुई थी कि सरकार गैर जिम्मेदाराना है, जवाब देने से बचती है, बातों को इधर उधर मोड़ तोड़ मरोड़ के बातें बताती है। अब फिर इनके खुद के विधायक सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देना छोड़ के। खैर देखिए, युक्तियुक्तकरण को लेकर जो सवाल किए गए हैं उस पर सरकार का क्या एक्शन होगा ये देखेंगे। अभिमन्यु जी, समय अब मुझे इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। गोल गोल करेंगे तब तक मैं क्या मानूंगा। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे स्कूलों के युक्तियुक्तकरण पर सदन में हो रहे हंगामे की। हंगामा इससे पहले भी हुआ था, लेकिन हंगामा इस बार शिक्षा को लेकर हुआ, व्यवस्था को लेकर हुआ, युक्तियुक्तकरण को लेकर। विपक्ष कह रहा है कि हमारे सवालों के जवाब ही नहीं देते, इसलिए हमारे पास एक ही चारा बचता है, वॉकआउट का। और सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि विपक्ष अपनी भूमिका मजबूती से नहीं निभा पा रहा, इसलिए हमारे विधायकों को उनकी भूमिका निभानी पड़ रही। लेकिन यह भूमिका निभाने के चक्कर में जो सवाल किए गए हैं, उन सवालों का जवाब कितनी जल्दी मिलेगा? क्या इस पर कार्रवाई होगी? युक्तियुक्तकरण को लेकर सरकार का क्या रोड मैप है? और नौकरी को लेकर, वेतन को लेकर, तमाम तरीके की बातों को लेकर सरकार का क्या एक्शन होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।